हैलोवीन की रात 2:47 पर डोरबेल बजी। मुझे पता है क्योंकि मैंने अपना फोन चेक किया था। मुझे लगा कि कोई नशे में धुत बेवकूफ मजाक कर रहे होंगे। कसम से इस बार मैं उन्हें रिपोर्ट करने वाली थी, लेकिन जब मैंने पीप होल से देखा तो मेरी जान ही निकल गई। वो मेरे पोर्च पर खड़े थे, वही प्यारी सी मुस्कान लिए हुए जो मैंने 1 महीने से ज्यादा समय से नहीं देखी थी। मैंने दरवाजा खोला और उन्हें गले लगा लिया। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने फोन क्यों नहीं किया? बस अपनी प्यारी बेटी को याद कर रहा था, उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, लेकिन उनकी जैकेट के नीचे से उनकी स्किन ठंडी लग रही थी और जब मैं उनसे अलग हुई तो मैंने देखा कि उनकी स्किन फीकी पड़ गई। वो लगभग ग्रे हो गए थे। क्या आप ठीक तो है ना? आप? मैं ठीक हूँ स्वीट हार्ट, बस लंबी ड्राइव से थक गया। चलो वही मैक एंड चीज बनाएं जो तुम्हें पसंद है। हमने अगला घंटा किचन में हंसते बोलते बिताया। डैड ने मुझे नए इन्वेस्टमेंट, मॉम के गार्डन के बारे में सब कुछ बताया और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की ऐसी बुराई की जैसे उसने पर्सनली उन्हें नाराज किया, जो उसने किया भी था। लेकिन उस नॉर्मल माहौल के बावजूद मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके साथ कुछ गड़बड़ थी। डैड बार बार खिड़कियों की तरफ देख रहे थे और जब भी कोई कार गुजरती उनका पूरा शरीर अकड़ जाता। डैड, सही में क्या हुआ है? आप अजीब बर्ताव कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ प्रिंसेस। अचानक डोरबेल बजी। डैड का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उनके शरीर से सारा खून निकाल लिया। उसका जवाब मत देना, उन्होंने कहा, इससे पहले कि मैं स्टूल से नीचे उतर पाती। क्या? क्यों नहीं? शायद कोई नशे में धुत होगा। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। उस दरवाजे के पास मत जाना, कैमिला। डोरबेल फिर से बजी और इस बार वो बजना बंद ही नहीं हुई। अचानक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई दरवाजे को कब्जों से उखाड़ने की कोशिश कर रहा। जो भी था वो अंदर आने के लिए बेताब था। डैड, नीचे छुप जाओ, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। उस समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, बेसमेंट में जाओ अभी। क्या? मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, लिविंग रूम की खिड़की टूट गई। कांच के टुकड़े हर तरफ उड़ गए। तभी एक फटी हुई हुडी पहने एक आदमी अंदर आया, जिसके हाथ में एक क्रोबार था जो ब्लेड की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें जंगली थी, वो इधर उधर देख रहा था। कोई हिलेगा नहीं, वो हाथ में क्रोबार लहराते हुए चिल्लाया। मुझे बस छिपने की जगह चाहिए। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाती, डैड ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेसमेंट के दरवाजे की तरफ धकेल दिया। उनकी पकड़ मजबूत थी, इतना जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। जाओ, छिप जाओ। उन्होंने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं पहले कुछ सीढ़ियां लुढ़क गई। बेसमेंट का दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया और मुझे लॉक की आवाज सुनाई दी। डैड, डैड! मैंने दरवाजे पर जोर जोर से मारा, लेकिन वो हिला भी नहीं। उसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी के सबसे बुरे 20 मिनट थे। मैं दरवाजे से सटकर लेटी हुई थी और ऊपर हो रहे शोर को सुन रही थी। फर्नीचर दीवारों से टकरा रहे थे, कांच टूट रहे थे। मुझे डैड के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, फिर घुसपैठिया भी चिल्ला रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बस उस आदमी के हाथों में मौजूद रॉड और ऊपर अकेले मेरे डैड के बारे में सोच रही थी। डैड 52 साल के थे। सालों तक कंस्ट्रक्शन का काम करने की वजह से उनकी कमर में अकड़ रहती थी और वो आदमी जवान और खतरनाक लग रहा था। क्या होगा अगर वो उन्हें मार दे? क्या होगा अगर मैं अपने डैड को मरते हुए सुन रही हूँ? प्लीज भगवान, प्लीज उसे मेरे डैड को चोट ना पहुंचाने देना। मैं बार बार फुसफुसा रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आवाजें और भी खराब हो गई और भी चीजें टूटने की आवाजें आई। ऐसा लगा जैसे कोई शरीर दीवार से टकराया हो। मैंने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। फिर एक कान फाड़ देने वाली चीख आई जिससे मेरा खून जम गया। वो इंसान की आवाज नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर को मारा जा रहा। ये बहुत देर तक चलती रही और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक अंधेरे में बैठी कांपती और रोती रही, जब तक मुझे सायरन की आवाज नहीं सुनाई दी। पुलिस को बेसमेंट का दरवाजा तोड़ना पड़ा क्योंकि वो किसी तरह जैम हो गया था। तुम्हें चोट तो नहीं आई? पहले पुलिस वाले ने पूछा और मुझे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने में मदद की। बाहर लिविंग रूम किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, हर जगह कांच बिखरे हुए थे और दीवारों पर खून के छींटे थे। उन्होंने घुसपैठिए को कोने में दुबका हुआ पाया, जो आगे पीछे हिल रहा था और आग वाली आत्मा के बारे में बड़बड़ा रहा था। उसने पहले सड़क के किनारे बने गैस स्टेशन पर टक्कर मारी थी, एक ऑफिसर ने बताया। फिर वो यहाँ छिपने की जगह ढूंढते हुए आया। अच्छा हुआ कि तुम बेसमेंट में छिपने जितनी समझदार थी, शायद इसी वजह से तुम्हारी जान बच गई। डैड, मेरे डैड कहाँ हैं? आखिर वो गए कहाँ? मैं सिसकते हुए बोली। पुलिस वाले कंफ्यूज दिखे। आपके डैड? मैम, यहाँ पर और कोई भी नहीं है।
लेकिन वो यहीं थे, हम किचन में बातें कर रहे थे और जब वो आदमी अंदर घुसा। मैम, हमने पूरा घर छान मारा है, आप ही अकेली हैं यहाँ पर। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। ये मॉम का फोन था। क्या मिला? मैं तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे पापा, उन्हें आज रात काम पर हार्ट अटैक आ गया। वो चले गए बेटा। उनकी 1:30 बजे मौत हो गई थी। फोन मेरे हाथों से फिसल कर जमीन पर गिर गया और जोर से आवाज आई। रात के 1:30 बजे? उनके मेरे दरवाजे पर आने से 1 घंटा 17 मिनट पहले। पुलिस वाले अब मुझे घूर रहे थे, शायद सोच रहे थे कि मैं शॉक में हूं। उनमें से एक ने मेरा फोन उठाया और मुझे वापस दे दिया। तुम्हारी मॉम तुमसे बात करना चाहती है, उसने धीरे से कहा। मैंने टूटे फूटे लिविंग रूम में चारों ओर देखा, दीवारों पर खून देखा और उस घुसपैठिए को देखा जो अभी भी एक मरे हुए आदमी को देखने के बारे में बड़बड़ा रहा था। वो मुझे बचाने आए थे। मैंने मुश्किल से कहा। मरने के बाद भी डैड ने अपना वादा निभाया कि जब भी मुझे उनकी जरूरत होगी वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। वो घुसपैठिया अभी भी उस भूत के बारे में बड़बड़ा रहा था जिसे उसने देखा था, कि कैसे वो बूढ़ा आदमी अचानक कहीं से आ गया था और उसकी आंखें उसे आर पार देख रही थी। पुलिस वालों को लगा कि उसे साइकोटिक ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन मुझे बेहतर पता था डैड आखिरी बार मुझे बचाने घर आए थे। डैड डर सकते हैं और भगवान भी इसमें दखल नहीं दे सकते। मैं 15 साल का था। हैलोवीन से 1 हफ्ते पहले ग्रेंजर हॉलो में अपने दादा दादी से मिलने गया था। ये कहीं बीच में एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन मेरा कजन इवान ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो उस जगह को अपनी हथेली की तरह जानता और पूरे हफ्ते से इस हार्वेस्ट फेयर के बारे में बातें कर रहा था। हैलोवीन की रात हम शहर के किनारे मेले वाली जगह पर गए। वो जगह टिमटिमाती मशालों और नारंगी लाइटों की लड़ियों से जगमगा रही थी। इससे सब कुछ एक अजीब सी रोशनी में ढक गया था। हवा में बॉनफायर के धुएं और मसालेदार साइडर की खुशबू भरी हुई थी। मुझे मानना पड़ेगा, माहौल काफी जबरदस्त था। वहाँ अजीब अजीब चीजें बेचने वाले स्टॉल थे, नकली कब्रिस्तानों से होकर हे राइड्स की सवारी थी, और मैंने आज तक जितने भी कॉस्ट्यूम देखे थे उनमें से सबसे अजीब कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग थे। इवान फौरन मुझे छोड़कर डिज्नी प्रिंसेस जैसे कपड़े पहनी कुछ लड़कियों के पीछे भाग गया, जबकि मैं अकेला घूम रहा था, गेम्स और दूसरी चीजें देख रहा था। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं पलटा और डर के मारे मेरी जान ही निकल गई। मेरे पीछे एक ऐसा जोकर खड़ा था जो किसी बुरे सपने से निकला हुआ लग रहा था। उसका कॉस्ट्यूम फीका और जगह जगह से फटा हुआ था, जैसे वो दशकों से किसी के बेसमेंट में सड़ रहा। मेकअप मोटा और फटा हुआ था। उस पर एक बहुत बड़ी मुस्कान बनी हुई थी, जबकि उसकी आंखें हल्की नीली थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे ये गिन रही हों कि मैंने कितनी बार अपनी आंखें झपकाई हैं। वो एक कैंडी का टुकड़ा पकड़े हुए था, एक तरह की कॉर्न सिरप वाली चीज जो साफ प्लास्टिक से लिपटी हुई है, लेकिन रैपर पर बिल्ली के बाल और धूल लगी हुई थी, जैसे उसने कचरे के डब्बे से निकाला। कैंडी चाहिए बच्चे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने उस गंदी कैंडी को देखा और फिर उसके चेहरे को। उसके आसपास का माहौल देखकर मुझे अजीब सा लगा। नहीं शुक्रिया, मैंने पीछे हटते हुए कहा। उसने और कुछ नहीं कहा, बस वही खड़ा रहा और वो गंदी कैंडी पकड़े रहा, जबकि मैं मुड़ा और जितनी जल्दी हो सके वहां से चला गया। मैं इवान को हॉन्टेड हाउस के पास मिला। वो अभी भी उन प्रिंसेस लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। यार, गेम्स के पास एक बहुत ही डरावना जोकर है, मतलब सच में बहुत ही अजीब है। एक जोकर? वो शायद फ्रेंडे होगा। एक लड़की हंसी। वो शहर के लेजेंड जैसा है। वो सालों पहले बंद हो चुकी एक सिरप फैक्ट्री का मैस्कॉट हुआ करता था, समझे ना तुम? वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा ब्रो, इवान ने कहा बिना मेरी तरफ देखे। बस एक बूढ़ा अजीब आदमी है कॉस्ट्यूम में। लेकिन जैसे जैसे हम मेले में आगे बढ़े, मुझे वो अपनी साइड की नजर से दिखता रहा। एक पल वो एप्पल बॉलिंग बूथ के पीछे था। अगली बार मैंने उसे हेराइट के बगल में या बॉनफायर के पास मंडराते हुए देखा। हर बार जब मैं सीधे उसकी तरफ देखता तो वो गायब हो जाता, लेकिन हर बार मैं इवान को बताता, वो बस हंसता और कंधे उचका देता। वहां मैंने इवान का हाथ पकड़ा और इशारा किया। देखा कौन मेज के एंट्रेंस पर? वो मुझे डरा रहा है इवान। इवान ने मेरी उंगली की तरफ देखा और पाया कि फ्रेंडो वहां एक मूर्ति की तरह खड़ा था और सीधे हमारी तरफ घूर रहा था। ठीक है, ये तो मेरे कजन हो, इवान ने जमीन से एक पत्थर उठाते हुए कहा। हे फ्रेंडो, पकड़ो इसे। उसने पत्थर जोकर पर फेंक दिया। मैंने देखा कि वो सीधे उसके माथे पर लगा। उसके चेहरे से खून बहने लगा और सफेद मेकअप के साथ मिल गया। फ्रेंडो ना तो चिल्लाया और ना ही दर्द से सिकुड़ा। उसने जख्म को छुआ भी नहीं।
वो बस कुछ और सेकंड तक हमें घूरता रहा, खून को अपने कपड़ों पर सोखने दिया और फिर भीड़ में वापस चला गया। अरे यार इवान, तुमने ये क्या कर दिया? हाँ, टेंशन मत ले यार, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं महसूस करना बंद नहीं कर पा रहा था कि हमने अभी अभी एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आधी रात तक मेला खत्म होने वाला था। ज्यादातर परिवार घर जा चुके थे, बस टीनेजर्स और नशे में धुत बड़े लोग इधर उधर घूम रहे थे। इवान लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते करते बोर हो गया और हमने अपनी दादी के घर वापस जाने का फैसला किया। मेन रोड से जाने के बजाय इवान ने जोर दिया कि हम मेले के मैदान के पीछे मक्के के खेत से होकर जाएंगे। ये छोटा रास्ता है, उसने कहा। घना कोहरा छा गया, जिससे किसी भी दिशा में कुछ ही फीट से ज्यादा देखना मुश्किल हो रहा था। मक्के के पौधे हमारे सर से भी ऊंचे थे, जो हवा में सरसरा रहे थे। हम शायद आधे रास्ते में ही पहुंचे हों कि जब हमने हंसी की आवाज सुनी, कर्कश और टूटी हुई, जैसे कोई कांच से गरारे कर रहा। ये हमारे पीछे से कहीं से खेत में गूंज रही थी। क्या तुमने वो सुना? मैंने फुसफुसा कर कहा। इवान रुक गया। हाँ, हंसी फिर से आई, इस बार और करी। हम पीछे मुड़े और मैंने कोहरे में एक आकृति को हिलते हुए देखा। वो लंबा और अजीब था, मक्के की पंक्तियों के बीच से हमारी तरफ लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। फ्रेंडो! मैं हैरान रह गया। उसके चेहरे पर खून सूख कर काला हो गया था और उसके हाथ में कुछ ऐसा था जो चांदी में चमक रहा था। जैसे जैसे वो करीब आया, मैंने देखा कि वो एक कुल्हाड़ी थी, जिसका ब्लेड किसी ऐसी चीज से काला था जो पक्का जंग नहीं था। उसकी पेंट में हुई मुस्कान अब और भी चौड़ी लग रही थी, जो उसके चेहरे पर अजीब तरह से फैली हुई लग रही थी। भागो! इवान ने धीरे से कहा। हम मक्के के खेतों से भाग रहे थे। मक्के के हंडल हमारे चेहरे पर लग रहे थे और हम एक के बाद एक लाइन पार करते जा रहे थे। हमारे पीछे फ्रेंडों की हंसी और तेज और एक्साइटेड होती जा रही थी। उसे हमसे मजा आ रहा था। मैं उसे अपने पीछे मक्के के खेतों से गुजरते हुए सुन सकता था। वो भयानक हंसी करीब आती जा रही थी। मेरे फेफड़े जल रहे थे और मेरे पैर जेली जैसे हिल रहे थे, लेकिन मैं भागता रहा। इस तरफ! इवान ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दाईं ओर खींच लिया। हम मक्के के खेत से निकलकर मेन रोड पर आ गए और शहर की स्ट्रीट लाइट्स की तरफ दौड़ने लगे। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फ्रेंडो को खेत के किनारे खड़ा देखा। कुल्हाड़ी उसकी बगल में लटकी हुई थी। वो अब हमारा पीछा नहीं कर रहा था, वो बस हमें देख रहा था। कोहरा उसके चारों ओर ऐसे घूम रहा था जैसे वो उसका ही हिस्सा हो। हम दौड़ते हुए अपने दादा दादी के घर पहुंचे और सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। बाकी रात हम लिविंग रूम दुबके रहे, हर आवाज पर चौंक जाते थे। सुबह मेरे दादाजी ने हमें वहां पाया। हम ऐसा लग रहे थे जैसे हमने कोई भूत देख लिया हो। जब हमने उन्हें बताया कि क्या हुआ तो उनका चेहरा सफेद हो गया। तुम लड़के अब से हार्वेस्ट फेयर से दूर रहना, समझे तुम? उन्होंने धीरे से कहा। इस शहर की कुछ परंपराओं को अकेला छोड़ देना बेहतर है। मुझे कभी पता नहीं चला कि फ्रेंडो असल में कौन था या उस रात के बाद उसके साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात पक्की है, मैं कभी ग्रेंजर हॉलो में हैलोवीन नहीं मनाने वाला। कायल मुझे जबरदस्ती इस हैलोवीन पार्टी में ले आया, जबकि उसे पता था कि मुझे पार्टी, भीड़ और ये सब दिखावा कितना नापसंद है। जूलिया भी वहां होगी, उसने चलते हुए आंख मारते हुए कहा। मेरे पेट में हलचल होने लगी। तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? हाँ दोस्त? अरे यार, वो क्यूट है और साफ है कि वो तुम्हें पसंद करती है। पसंद करती है? ये तो बहुत हल्की बात है। जूलिया महीनों से मेरा पीछा कर रही थी। ये तब शुरू हुआ जब मैंने गलती से स्टारबक्स में उससे अच्छे से बात कर ली। उसके बाद से जहां भी मैं जाता था वो हर जगह दिखने लगी और अजीब अजीब चीजें पीछे छोड़ जाती थी। काले कपड़े में लिपटी हुई मरी हुई चिड़ियाएं, मिट्टी और बालों से भरे जार। जब मैंने उससे दूर रहने को कहा तो वो बस मुस्कुराई और कहा कि जब चांद सही जगह पर होगा तो वो आ जाएगी। वो लड़की पूरी तरह से पागल थी, लेकिन मैं उससे अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने दे सकता था। मैंने खुद से कहा कि मैं पार्टी में एंजॉय करूंगा और मैंने वही किया, जब तक मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। वो कमरे के दूसरी तरफ थी, फिल्म वेपन्स की आंटी ग्लैडिस की तरह कपड़े पहने और तैयार होकर आई थी। उसका मेकअप ऐसा लग रहा था जैसे स्किन सड़ गई। ये ग्रे फटी हुई थी और हड्डी से चिपकी हुई। उसकी आंखें अंदर धसी हुई और उसने लाल कॉन्टैक्ट लेंस पहने थे जो हल्की रोशनी में कोयले की तरह चमक रहे थे। पतले पतले बाल उसके कंधों से लटक रहे थे और मुझे पक्का नहीं था कि वो विग थी या नहीं। और उसकी लाल लिपस्टिक होठों के कोनों पर फैली हुई थी। मैंने उसे दूसरे लोगों से बात करते हुए इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी महसूस कर सकता था कि मैं जहां भी जाता उसकी नजरें मुझ पर थी। आधी रात के आसपास उसने मुझे किचन के पास कोने में घेर लिया। मेरे साथ डांस करो एरिक, उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा। दूर रहो मुझसे।
जो होना है उसे तुम रोक नहीं सकते। तुम पागल हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। उसने अपनी नाक से खोड़ी लेकिन पीछे हट गई। मैं देख सकता था कि उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो खुद से कुछ बड़बड़ा रही हो। मैं वहां रुका नहीं। काइल इतना ज्यादा नशे में था कि उसे कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैं चुपचाप निकल गया और अकेला घर चला गया। मेरे अपार्टमेंट से 3 ब्लॉक दूर आगे की स्ट्रीट लाइट टिमटिमाने लगी। मैंने इसे नजरअंदाज किया और चलता रहा, लेकिन जैसे ही मैं कोने पर मुड़ा वो वहीं थी, अभी भी उस आंटी ग्लैडिस के कॉस्ट्यूम में, उसी सड़े हुए मेकअप और बिखरे बालों के साथ, लेकिन लाल कॉन्टैक्ट लेंस के बजाय अब उसकी आंखें एकदम काली थी। सिर्फ पुतलियां नहीं, पूरी आंखें, जैसे किसी ने उनमें स्याही डाल दी हो। हमें ये खत्म करना है, उसने कहा। खत्म करने के लिए कुछ है ही नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने उसके पास से निकलने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी स्किन बर्फ जैसी ठंडी थी और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि निशान पड़ गए। तुम चुन नहीं सकते हो, उसने फुसफुसाया। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता वो आगे बढ़ी और मेरे बालों का एक गुच्छा पकड़ लिया। जैसे ही उसने जोर से खींचा मेरे सर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जड़ों से बाल खींचकर निकाल देगी। अरे यार, तुम ये कर क्या रही हो? उसने कांटों से ढकी लकड़ी का एक टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा निकाला और मेरे बालों को उसे चारों ओर लपेटना शुरू कर दिया। साथ ही वो ऐसी भाषा में बुदबुदा रही थी जिसे मैं पहचान नहीं पाया। हर शब्द के साथ उसकी आवाज और गहरी होती जा रही थी, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा। तुम मेरे हो रिक, उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया। उसकी सांसें मेरे कान पर गर्म लग रही, शरीर और आत्मा से। वो टहनी मेरे ठोडी के पास गर्म होने लगी, फिर बहुत ज्यादा गर्म हो गए। वो अभी भी बुदबुदा रही थी और उसने उसे बीच से तोड़ दिया और कसम से हमारे पास की हवा भारी हो गई। तुम पागल हो, मैं चिल्लाया और आखिरकार उसे धक्का देकर दूर हटाने में कामयाब हो गया। वो लड़खड़ाई लेकिन गिरी नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, मैंने चिल्लाकर कहा। इसका इंतजाम भी हो सकता है। वो खिलखिलाकर हंसी और टूटी हुई टहनी लेकर मेरी तरफ आई। कांटे मेरी आंखों की तरफ थे। मैं तुरंत सड़क पर भागा। मेरे स्नीकर्स कंक्रीट पर जोर से बज रहे थे। मेरे पीछे मुझे उसके पैरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो दौड़ने की आवाज नहीं थी। उसके बजाय मुझे एक अजीब सी उछलने वाली लय सुनाई दे रही थी, जैसे वो नाच रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो अजीब तरह से चल रही थी। उसके हाथ बहुत ढीले झूल रहे थे और उसका सर ऐसे एंगल पर झुका हुआ था जिससे उसकी गर्दन में दर्द होना चाहिए था, लेकिन वो मेरे करीब आती जा रही थी। मैं एक गली से गुजरा, कचरे के बैग्स के ऊपर से कूदता हुआ और डंपस्टर से बचता हुआ। मेरे फेफड़े चल रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी वो अजीब सी स्किपिंग और खिलखिलाने की आवाज पास से आती हुई सुनाई दी। जब मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वो शायद मुझसे 10 फीट पीछे थी। वो भयानक खिंची हुई मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। अरे, तुम हमेशा भाग नहीं सकते हैं, वो चिल्लाई। मैं गली से निकलकर मेन स्ट्रीट पर आ गया। मेरी बिल्डिंग अभी भी 2 ब्लॉक दूर थी। मेरे पैरों में ऐंठन हो रही थी, लेकिन हर बार जब भी मैं थोड़ा सा भी धीमा होता तो मुझे वो स्किपिंग और मंत्रों की आवाज पास से आती हुई सुनाई देती। मोड़ पर मैंने पीछे देखा। जूलिया बस कुछ ही फीट दूर थी। उसके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे और मैं उसके शरीर की गर्मी को अपने शरीर से मिलते हुए महसूस कर सकता था। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ पाती, मैंने अपनी कोहनी उसकी पसलियों में जोर से मार दी। मैंने उसे लड़खड़ाते हुए महसूस किया। एक क्रैक की आवाज सुनी, लेकिन दोबारा नहीं देखा। मैं भागा, ब्लॉक में ऐसे भागा जैसे मेरी जिंदगी उसी पर टिकी है। शायद ऐसा ही था। मैं अपनी बिल्डिंग तक पहुंच गया और दरवाजा जोर से बंद किया। जितनी भी ताले थे सब लगा दिए। उस रात में मुश्किल से सो पाया। हर बार जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता तो मुझे आंटी ग्लैडिस मुस्कुराती हुई दिखाई देती। अगली सुबह काइल ने मुझे ये खबर दी। उन्होंने जूलिया को सुबह करीब 3 बजे सड़क के किनारे बेहोश पाया था। उसके सर में गंभीर चोट लगी थी। वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था, अपना नाम भी नहीं और न ही वो कहाँ रहती है। अजीब बात यह है, काइल ने कहा, कि जहां वो उसे मिली थी वहां चारों ओर बाल बिखरे हुए थे, इंसानी बाल, और कुछ जली हुई लकड़ी भी थी। मैंने अपने सर पर उन जगहों को छुआ जहां से उसने मेरे बाल खींचे थे। डॉक्टरों ने कहा कि जूलिया की याददाश्त हमेशा के लिए जा सकती है। मेरा मन उससे धक्का देने के लिए बुरा महसूस कर रहा था, लेकिन ज्यादातर मैं राहत महसूस कर रहा था। अगर मैं उसे याद नहीं रहूंगा तो शायद ये बुरा सपना खत्म हो जाए।